हैव अ नाइस टाइम डियर स्टूडेंट्स। साथियों, आज हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के पैसिव वॉइस को पढ़ेंगे। लेकिन इस वीडियो को शुरू करने से पहले साथियों, आप लोगों से मैं पूछना चाहता हूं कि क्या आपने इसके पहले जो मैंने ग्रामर का चैप्टर दिया था पैसिव वॉइस का जादुई चार्ट, क्या इस चैप्टर को आपने पढ़ा हुआ है? अगर नहीं तो इस चैप्टर को साथियों यहीं पर बंद कर दीजिए और तुरंत आप क्या करेंगे, पैसिव वॉइस के जादुई चार्ट को पहले अच्छे प्रकार से पढ़ करके आएंगे। क्योंकि साथियों वहां पर जो मैंने आपको जितनी भी जानकारी दी हुई है वो पैसिव वॉइस जो सबसे महत्वपूर्ण, जो सबसे बेसिक जानकारी साथियों जो आपको चाहिए पैसिव वॉइस करने के लिए, वो मैंने उसमें दिया हुआ है। और उसी में आपको मैंने पैसिव वॉइस के चार्ट में यह समझा दिया साथियों कि कौन से टेंस में कौन से हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाना है। तो साथियों वहां से अगर आप जान जाएंगे तो उसी मैंने आपको एक बात और सिखाया है कि इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाया जाता है। इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाया जाता है साथियों, ये भी अगर आप सीख जाएंगे तो आगे आने वाले सभी पैसिव वॉइस के आप सेंटेंसेस को बहुत आसानी और बहुत सहजता से सॉल्व कर सकते हैं, आराम से पैसिव वॉइस बना सकते हैं। तो साथियों एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस से पहले अंतर समझ लेते हैं। एक्टिव वॉइस क्या होता है साथियों, जिसमें कर्ता प्रधान होता है। एक्टिव वॉइस यानी कि कर्तृवाच्य। क्या होता है? कर्तृवाच्य। तो साथियों जो एक्टिव वॉइस होता है वो कर्तृवाच्य यानी उसमें कर्ता प्रधान होता है। कर्ता प्रधान होता है तो क्या करते हैं, उसमें सबसे पहले हम लोग जो स्ट्रक्चर बनाते थे, जो सेंटेंस लिखते थे, उसमें सबसे पहले हम लोग इंग्लिश में क्या करते थे, सब्जेक्ट लिखते थे। लेकिन साथियों पैसिव वॉइस जो होगा हमारा, पैसिव वॉइस हमारा हिंदी में अर्थ होता है पैसिव वॉइस का कर्मवाची, यानी इसमें कर्म की प्रधानता होगी। यानी दिए गए वाक्य में कार्य का जिस पर असर पड़ेगा वही आपका ऑब्जेक्ट होगा और उसी ऑब्जेक्ट को हम यहां पर क्या करेंगे, सेंटेंस में सबसे पहले लिखेंगे। अब सेंटेंस में सबसे पहले लिखेंगे साथियों, तो अब एक दुविधा यह भी है कि क्या जैसे ऑब्जेक्ट रहेगा वैसे ही हम ऑब्जेक्ट को यहां पर लिख देंगे? बिल्कुल नहीं साथियों, यहां पर बिल्कुल वैसा नहीं लिख सकते। यहां पर जो ऑब्जेक्ट हम सेंटेंस में से उठा करके लाएंगे, एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में से जो भी हमको ऑब्जेक्ट मिलेगा, उस ऑब्जेक्ट को जब हम पिकअप करेंगे तो साथियों वहां से लेकर के जब हम इसको सब्जेक्ट के स्थान पर लिखेंगे तो ऑब्जेक्ट के रूप में नहीं लिखेंगे, बल्कि उसको हम सब्जेक्ट के रूप में ही लिखेंगे। साथियों बहुत सारे अध्यापक आपको ऐसा पढ़ाते होंगे कि ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब ऐसा सारा करके बताते हैं, लेकिन साथियों वो उसी दौरान ये नहीं बताते कि ऑब्जेक्ट को यहां तो हम लिखेंगे, लेकिन यहां पर ऑब्जेक्ट किस रूप में होगा, सब्जेक्ट के रूप में होगा साथियों। तो चलिए यहां पर हम लोग तुरंत फटाफट इसका स्ट्रक्चर समझ लेते हैं साथियों। इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? स्ट्रक्चर साथियों इसका हो जाएगा ऑब्जेक्ट, उसी के साथ साथ हेल्पिंग वर्ब जो आपका इज एम आर लगेगा। अच्छा, ये चीज भी मैंने आपको उस जादुई चार्ट में सिखाया हुआ है। क्या सिखाया हुआ है? उसमें मैंने कॉलम बना, एक बड़ा सा चार्ट बनाया था, अलग अलग कॉलम मैंने बनाए थे। उसमें मैंने आपको समझाया था चारों सेंटेंसेस को दो पार्ट में डिवाइड करके कि इंडेफिनिट के नीचे कंटिन्यूअस होगा, तो इंडेफिनिट जब सेंटेंस दिया जाएगा तो कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे, और अगर परफेक्ट दिया होगा तो परफेक्ट कंटिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब लेकर के हम लोग प्रयोग करेंगे। तो साथियों ये बात मैंने आपको जादुई चार्ट में समझा दिया था। अगर आपने वो वीडियो देखा है तो बहुत अच्छी बात है, आप तो समझ ही रहे होंगे, और नहीं देखा तो तुरंत साथियों इस वीडियो को यहीं पर रोकिए और अब पैसिव वॉइस जादुई चार्ट वाले चैप्टर को देखेंगे, समझेंगे, समझने के पश्चात आप इस चैप्टर को ओपन करेंगे। क्योंकि अगर आप पैसिव वॉइस जादुई चार्ट नामक जो आपका ये चैप्टर मैंने दिया हुआ है, अगर वो चैप्टर आप देखे रहेंगे साथियों, तो इसके बाद आने वाले किसी भी पैसिव वॉइस के सेंटेंस को आप बना सकते हैं बहुत ज्यादा आसानी के साथ। तो चलिए यहां पर हम लोग शुरू करते हैं। स्ट्रक्चर जैसे हम लोग एक्टिव वॉइस से बनाते थे उसी प्रकार से हम लोग यहां भी हम लोग बनाएंगे साथियों। तो यहां पर वहां पर हम लोग सब्जेक्ट लिखते थे, यहां पर ऑब्जेक्ट होगा, लेकिन ये ऑब्जेक्ट भी आएगा सब्जेक्ट रूप में। अब ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का क्या मैटर है आपको हम आगे समझा देते हैं। तो देखिए साथियों यहां पर ऑब्जेक्ट लिखेंगे, उसके पश्चात आपको हेल्पिंग वर्ब लिखना होता है, उसके पश्चात मेन वर्ब लिखना होता है, उसके पश्चात अदर वर्ड्स, और उसके पश्चात बाय, और लास्ट में सब्जेक्ट। और यहां पर जो सब्जेक्ट लिखेंगे वो ऑब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे, क्योंकि चूंकि ये साथियों स्थान ही सब्जेक्ट का होता है, इसलिए यहां पर हम जिस किसी को भी लाएंगे वो किस केस में आएगा, वो हमेशा सब्जेक्टिव केस में ही आएगा और वो हमेशा सब्जेक्ट के रूप में ही लिखा जाएगा। और जो साथियों हमारा ये यहां पर ऑब्जेक्ट के रूप में आ रहा है, चूंकि ये स्थान ही ऑब्जेक्ट का है, इसलिए यहां पर कोई भी आएगा तो हमेशा किस केस में आएगा, ऑब्जेक्टिव केस में आएगा। तो यहां पर जिसे भी हम लिखेंगे उसका हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव रूप लिखेंगे। तो चलिए साथियों यहां पर जैसे हम लोग वहां पर बना रहे थे कि हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देने से स्ट्रक्चर कैसा बन जाता है, नेगेटिव बन जाता है। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, किसी भी सेंटेंस के स्ट्रक्चर में हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देने से वो स्ट्रक्चर कैसा बन जाता है, नेगेटिव। तो देखिए ऑब्जेक्ट अपने स्थान पर है, हेल्पिंग वर्ब अपने स्थान पे है, इसी हेल्पिंग वर्ब बाद हमने नॉट लगा दिया, बाकी सारा कुछ अपने अपने स्थान पे है ही है। तो साथियों ये क्या हो गया, इस प्रकार से हम समझ लेंगे कि ये जो हमारा स्ट्रक्चर ये क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। ये साथियों हमने टेंस में
हर टेंस में मैंने आपको सिखाया है कि जब कभी भी आपको स्ट्रक्चर बनाना हो तो हेल्पिंग वर्ब बाद क्या करेंगे, नॉट लगा देंगे। तो जैसे एक्टिव वॉइस में वैसे ही पैसिव वॉइस में भी हम लोग यूज करते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब बाद नॉट लगा देने से क्या होगा, ये स्ट्रक्चर आपका नेगेटिव बन जाएगा। उसी के साथ साथ साथियों आपको यहां पर इंटरोगेटिव फर्स्ट बनाना है। अब जैसे हम लोग एक्टिव वॉइस से बनाते थे कि हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले लिखते थे, अब अगर दिए गए आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट के टेंस में अगर हेल्पिंग वर्ब यानी कि डू डज पहले दिया हुआ है साथियों, तो डू डज किसके अकॉर्डिंग दिया होता है, डू डज हमारे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग दिया होता है। तो अब यहां पर जो ऑब्जेक्ट हम लेकर के आएंगे उस ऑब्जेक्ट अकॉर्डिंग हम यहां पर क्या करेंगे, पैसिव वॉइस की हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। यानी कि वो एक्टिव वॉइस में डू डज का प्रयोग करते तो हम पैसिव वॉइस में इज एम आर का प्रयोग करेंगे। और इज एम आर किस पे डिपेंड करता है, आपके सब्जेक्ट पे, एक वचन है कि बहुवचन है या आई है, तो ये उस पर डिपेंड करेगा। अब यहां पर हमने इज एम आर बाहर कर लिया, ऑब्जेक्ट लिख लिया, नॉट को ब्रैकेट में अगर सेंटेंस दिया हुआ आपका नेगेटिव होगा तो नॉट को हम सब्जेक्ट के बाद ऑब्जेक्ट के बाद ही यहां पर लिखेंगे और बाकी सारी चीजों को क्या करेंगे, उनके अपने स्थान पर छोड़ देंगे और लास्ट में यहां पर क्या करेंगे, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। उसी प्रकार से अगर आपको साथियों क्वेश्चन वर्ड वाला सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का मिल जाता है, यानी कि उसमें व्हाई, व्हेन, वेयर, व्हाट, हाउ ये सब अगर आपको दिया रहेगा तो क्या करेंगे, उस क्वेश्चन वर्ड को साथियों पहले वैसे ही इग्नोर कर देंगे, उसको वहीं पर वहीं रहने देंगे, उसके स्थान पे ही छोड़ देंगे। उसके पश्चात जो हमारा ऑब्जेक्ट होगा सेंटेंस का, उस ऑब्जेक्ट अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, इज एम आर का प्रयोग करेंगे। अगर सेंटेंस नेगेटिव होगा तो नॉट का यूज करेंगे, अन्यथा इसको ब्रैकेट में वैसे ही छोड़ देंगे। उसके पश्चात वर्ब की थर्ड फॉर्म अदर्स, बाई और सब्जेक्ट लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो इन चारों को बनाने का तरीका क्या है, हेल्पिंग वर्ब बाद नॉट लगा दीजिए नेगेटिव और इसी हेल्पिंग वर्ब को बाहर निकाल दीजिए, बाकी सबको एक तरफ से लिख दीजिए, बन जाएगा इंटरोगेटिव फर्स्ट और इंटरोगेटिव फर्स्ट के आगे क्वेश्चन वर्ड लगा दीजिए तो क्या बन जाएगा, आपका बन जाएगा इंटरोगेटिव सेकंड। तो साथियों यहां पर मैंने आपको स्ट्रक्चर बनाना सिखा दिया। देखिए ये उनके लिए सीखना बड़ा आसान होगा जो अभी तक पूरा टेंस यहां पर पढ़ते चले आए हैं, लेकिन उनके लिए भी आसान है जिन्होंने टेंस पहले से जान रखा है और वो डायरेक्टली यहां पर पैसिव वॉइस सीख रहे हैं, तो उन्हें भी समझ आएगा अगर वो पढ़ रहे होंगे, लिख रहे होंगे और अच्छे से एक्सरसाइज कर रहे होंगे। तो चलिए साथियों यहां पर आपका स्ट्रक्चर होता है समाप्त। अब यहां पर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का क्या लफड़ा है ये भी मैंने आपको पैसिव वॉइस जादुई चार्ट में सिखाया हुआ था। खैर कोई बात नहीं, अगर आपको नहीं याद है, नहीं आपने देखा हुआ है तो यहां आपको हम समझा देते हैं साथियों कि अगर आपको दिए गए सेंटेंसेस में सब्जेक्ट के रूप में ये मिले, यानी आई मिले, वी मिले, यू, ही, सी, इट, दे और उसके साथ किसी का अगर नाम मिल जाए तो साथियों इन लोगों को किसमें चेंज करेंगे, इन लोगों को चेंज करेंगे। अगर आपका सब्जेक्ट आई है और उसको ऑब्जेक्ट के रूप में यहां पर लिखना है तो साथियों लिखेंगे हम मी के रूप में। अगर यहां से आप उठा करके यहां ले जा रहे हो, अगर ऑब्जेक्टिव केस में है तो उसका क्या लिखेंगे, सब्जेक्टिव केस लिख देंगे। यानी यहां पर अगर हम वाक्य के शुरू में लिख रहे हैं साथियों ऑब्जेक्ट लिखना है तो ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, ये सारे ऑब्जेक्टिव केस में है, ये हमारा सब्जेक्टिव केस में। अगर ऑब्जेक्ट को हमको लाके सब्जेक्ट के रूप में लिखना होगा तो हम ये लिखेंगे और अगर सब्जेक्ट को उठा करके ऑब्जेक्ट के रूप में लिखना होगा तो साथियों हम ये लिखेंगे। यानी अगर आपके सेंटेंस का सब्जेक्ट आई है तो ऑब्जेक्ट के रूप में मी लिखेंगे, वी है तो अस लिखेंगे, यू है तो यू लिखेंगे, ही होगा तो हिम लिखेंगे, सी होगा तो हर लिखेंगे, इट होगा तो इट ही लिखेंगे, दे होगा तो देम लिखेंगे, नेम होगा तो उस नेम को वैसा का वैसा रहने देंगे। लेकिन अगर आप सेंटेंस में से इन ऑब्जेक्ट को उठाते हैं, अगर दिए गए सेंटेंस में ऑब्जेक्ट के स्थान पे ये सब दिए हुए हैं तो साथियों इनको जब हम लाएंगे यहां सामने करेंगे तो जब इनको सब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे तो मी को आई के रूप में लिखेंगे, अस को वी के रूप में, यू को यू के रूप में, हिम हर, इस प्रकार से इन सभी का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का स्थान नियमित है। तो साथियों ये आप अच्छी प्रकार से अगर याद कर लेंगे तो साथियों इसका स्ट्रक्चर जो आप बनाए हैं, इस स्ट्रक्चर में जिन जिन चीजों को जहां जहां रखना वो रखने में आपको बहुत ज्यादा आसानी होगी। तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट किस किस स्थान पर कैसे कैसे रखना है ये आपको भली भांति समझ में आ चुका है। तो चलिए साथियों मैं यहां से हट जाता हूं, फटाफट आप इसे अपने कॉपी में नोट करेंगे, समझ लेंगे। अगर आपको कोई बात नहीं समझ आती है तो आप साथियों तुरंत कमेंट करेंगे कि सर ये बात नहीं समझ आई, अगला आपका डाउट क्लास लिया जाएगा और उसमें इन चीजों को स्पष्ट कर दिया जाएगा। तो चलिए साथियों फटाफट इसको नोट करेंगे और नोट करने के पश्चात जब तक आप नोट कर रहे हैं वीडियो को पॉज कीजिएगा, जब तक आप नोट करेंगे तब तक आपको हम यहां पर एग्जांपल देके समझा देते हैं। तो चलिए साथियों फटाफट इसे आप नोट कर लीजिए। तो चलिए साथियों यहां पर मैंने आप लोगों को करने के लिए 4 सेंटेंस दिया हुआ है। अब 4 सेंटेंस पहले पहचान लेते हैं साथियों ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के हैं भी कि नहीं। तो यहां पर हम देखते हैं साथियों एक वचनकर्ता के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस लगा हुआ है, यानी कि ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। यहां पर डू, यहां पर डज, यहां पर डू, तो डू डज का मतलब होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो साथियों ये कौन सा टेंस हो गया, ये सारे क्या हो गए, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस हो गए। तो चलिए साथियों इनको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। अब आपको सबसे बड़ी बात ये समझनी है साथियों कि इस
इसमें हमको क्या करना होता है, इसमें हमको ढूंढना होता है साहब ऑब्जेक्ट। क्या ढूंढना होता है, इसमें ढूंढना होता है ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट ढूंढने के लिए मैंने आपको पैसिव वॉइस जादुई चार्ट में ही बताया था साथियों कि कभी भी अगर आपको किसी भी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट ढूंढना है तो उसके मेन वर्ब को पकड़ लीजिए। क्या करेंगे, उसके मेन वर्ब को ही ढूंढ लेंगे। अब मेन वर्ब जहां होगा उसके जस्ट बगल में आप देखेंगे तो आपको सीधा सीधा क्या मिल जाएगा, ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। तो यहां पर साथियों देखिए आपका टीच जो मेन वर्ब है, मेन वर्ब बाद आपको क्या मिला है, यहां पर आपको ऑब्जेक्ट मिल गया और दूसरा ऑब्जेक्ट आपको हिंदी भी मिल गया। इसके पश्चात इस सेंटेंस एब्यूज मतलब गाली देना, मेन वर्ब के जस्ट बगल में क्या है, ऑब्जेक्ट है। डज सी नॉट वाटर, वाटर मतलब पानी देना, ये आपका मेन वर्ब है। अब मेन वर्ब के जस्ट बगल में क्या मिलेगा आपको, यहां पर आपको मिल गया ऑब्जेक्ट। इसके बाद आई डू नॉट लर्न माई लेसन, मेन वर्ब हो गया आपका लर्न और लेसन आपका जो ये माई लेसन है, ये सब क्या है, ये आपके ऑब्जेक्ट हो गए। अब आप कभी ये ना मन में सोचे सर जी कि ये लेसन ही केवल ऑब्जेक्ट होगा, माई यहां पर ऑब्जेक्ट नहीं होगा। तो साथियों एक बात दिमाग में रख लीजिए, जिन वर्ड्स के साथ जो शब्द लगे होंगे जिनके बिना वो पूरा नहीं होगा, वो क्या होगा, वो आपका कंप्लीटली ऑब्जेक्ट होगा। अगर माई यहां से हटा देंगे तो आप कहेंगे आई डू नॉट लर्न माई लेसन्स एवरीडे, मैं अपने पाठ को प्रतिदिन याद नहीं करता हूं। तो क्या याद नहीं करता हूं, पाठ, लेकिन किसका, अपना। तो पाठ के साथ यहां पर अपना लगा हुआ है, अपना, अपनी, अपने। अगर ऐसा सेंटेंस में आता है साथियों तो उसके लिए माई, अवर, योर, हिज, हर, इट्स और दियर, ये साथियों आता जरूर है। तो अगर जिन वर्ड्स के साथ ये लगे हों, माई, अवर, हिज, हर, दियर, योर, ये सब जिनके साथ लगे होंगे साथियों, तो वो दोनों ही मिलाकर क्या होंगे, वो सारे ही मिलाकर के आपके ऑब्जेक्ट होंगे। तो यहां पर दो दो ऑब्जेक्ट है। अब इन ऑब्जेक्ट में से आप किसी भी एक ऑब्जेक्ट उठा करके अपना क्या कर सकते हैं, अपना यहां पर आप पैसिव वॉइस बना सकते हैं। लेकिन हमेशा ध्यान रखा करिए साथियों कि जब भी सेंटेंस आपको दिया जाए तो उस सेंटेंस में आप अगर दो ऐसा ऑब्जेक्ट पाते जिसमें एक सजीव और एक निर्जीव दोनों ही हो जाए तो साथियों उसमें निर्जीव लेकर के मत बनाइए, बल्कि क्या करेंगे, सजीव लेकर के आप इसको बना देंगे। तो चलिए साथियों यहां पर हम लोग इसको बनाना शुरू करते हैं। आइए, यहां पर हमने मी उठा लिया। अब देखो मी आपका क्या है, ये मी आपका है ऑब्जेक्ट, लेकिन इसको जब हम यहां पर लाएंगे किस रूप में लाएंगे, सब्जेक्टिव केस में, तो मी का यहां पर क्या बदलाव हो जाएगा, आई हो जाएगा। तो ये आपको मैंने अभी समझाया था कि जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट उठा करके सब्जेक्ट बनाएंगे तो हम उसके सब्जेक्टिव केस में ही उसको रखेंगे। तो यहां पर हमने मी का क्या कर दिया, आई बना दिया। अब आई के साथ क्या लगता है हेल्पिंग वर्ब साथियों, एम लगेगा। आपका स्ट्रक्चर क्या बोलता है, अफर्मेटिव सेंटेंस होगा तो ऑब्जेक्ट के साथ इज एम आर लगेगा। अब यहां पर आई आ गया सब्जेक्ट आपका, तो इसके लिए हमने क्या किया, एम लगा दिया। तो ऑब्जेक्ट को हमने सब्जेक्ट रूप में आई लिखा, उसके हिसाब से हमने एम लगा दिया। आई एम के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जानी होती है, तो यहां पर हम टीच का थर्ड फॉर्म क्या कर दिए, टॉट कर दिए। आई एम टॉट। अब आपको अदर वर्ड्स लिखना, अदर वर्ड्स क्या है, ये सारे अदर वर्ड्स हैं, तो यहां पर हम लिख लेंगे अदर वर्ड्स, जितनी सारी चीजें हैं वो सारे हम यहां पर क्या कर लेंगे, यहां पर हम पूरा पूरा उसको नोट कर लेंगे। आई एम टॉट हिंदी एट हिज होम डेली। अब यहां पर हमको क्या लगाना है, बाई लगाना है, और ही को जब हम यहां पर ले आएंगे किस रूप में लाएंगे साथियों, हिम के रूप में लेकर के आएंगे। तो जरा इन दोनों का हिंदी अर्थ समझ लेते हैं। ही टीचेज मी हिंदी, वो मुझे हिंदी पढ़ाता है। एट हिज होम, उसके घर पर। डेली, प्रतिदिन, वह अपने घर पर मुझे क्या करता है, हिंदी पढ़ाता है साथियों। तो आई एम टॉट हिंदी, मुझे हिंदी पढ़ाया जाता है। एट हिज होम, उसके घर पे। डेली, प्रतिदिन। बाय हिम, उसके द्वारा उसके घर पर प्रतिदिन मुझे क्या होता है, हिंदी पढ़ाया जाता है। तो दोनों ही सेंटेंस क्या हैं, ये दोनों ही सेंटेंस की जो मीनिंग है साथियों वो एक जैसे ही आनी है। बस फर्क इसमें क्या है कि इसमें सब्जेक्ट प्रधान था और इसमें ऑब्जेक्ट प्रधान है। साथियों आप लोगों को लग रहा होगा कि पैसिव वॉइस तो फालतू में ही बना दिया गया है, पैसिव वॉइस का कहीं यूज ही नहीं होता। लेकिन साथियों एक बात ध्यान में रख लीजिएगा कि पैसिव वॉइस वहां काम देता है जहां पे एक्टिव वॉइस चल ही नहीं पाता। जहां पे एक्टिव वॉइस खत्म हो जाता है साथियों, वहां पर कौन खड़ा होता है, वहां पे पैसिव वॉइस खड़ा होता है। जब मैं क्लास 8th 9th 10th में था तो मुझे भी लगता था यार ये पैसिव वॉइस क्यों बनाया गया है, ये पैसिव वॉइस कहीं तो मैंने यूज देखा ही नहीं है। लेकिन एक्चुअली साथियों हम लोग इसको गहराई से समझ ही नहीं पाते हैं, क्योंकि जहां पर एक्टिव वॉइस काम करना बंद करता है साथियों, वहां पर पैसिव वॉइस काम करना शुरू करता है। तो पैसिव वॉइस का आपके जीवन में उसी प्रकार से महत्व है साथियों, जिस प्रकार से पूरे टेंस में पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस का। साथियों पूरे टेंस में
पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव एक ऐसा अकेला सेंटेंस होता है जिसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म, बाकी किसी टेंस वर्ब के सेकंड फॉर्म का यूज नहीं होता। लेकिन साथियों पूरे संसार में अगर सबसे ज्यादा किसी सेंटेंस को बोला जाता है तो वो है पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस। तो किसी को अंडर एस्टिमेट मत करिए साथियों। यहां पर पैसिव वॉइस अगर आपको लगता है कि बकवास पढ़ाया जाता है या बकवास होता है, इसका कोई महत्व तो नहीं है, तो आप गलत समझ रहे हैं साथियों। जब मैंने पढ़ाना शुरू किया तो बहुत सारे ऐसे सेंटेंसेस थे जो मुझसे पैसिव वॉइस में ऑटोमेटिकली निकलते थे। यानी जो एक्टिव वॉइस बन ही नहीं सकता उसका क्या बनेगा, उसका पैसिव वॉइस बन जाता है साथियों। तो बहुत सारे ऐसे जगह होंगे जहां पर एक्टिव वॉइस नहीं बल्कि पैसिव वॉइस कार्य करता है। तो पैसिव वॉइस को बहुत मन से समझेंगे कि इसको इंग्लिश स्पोकन में भी, इंग्लिश स्पीकिंग जब आप करेंगे, इंग्लिश में किसी से बात करेंगे तो बहुत सारे ऐसे सिचुएशन आएंगे जहां पर आप एक्टिव वॉइस नहीं बोल पाएंगे बल्कि पैसिव वॉइस को ही बोलेंगे। तो साथियों इस चीज को बहुत गहनता से समझिए। तो यहां पर क्या हो गया, आई एम टॉट हिंदी एट हिज होम डेली बाय हिम। अब यहां पर अगर हम हिंदी को लेकर के आते तो यहां पर साथियों हिंदी कर देते, हिंदी इज टॉट। अब यहां पर हम टू मी कर देते, टू मी एट हिज होम डेली। अब यहां पर टू क्यों कर देते, अगर आपको यह समझना है साथियों तो आप कमेंट बॉक्स में बोलिए कि सर जी यहां पर अगर हम हिंदी को यहां पर बनाते, अगर हिंदी सब्जेक्ट होता तो यहां पर टू क्यों लगाते। अगर आप लोगों का कमेंट 20 से ज्यादा आ गया साथियों तो मैं इसको तुरंत क्या करूंगा, तुरंत इसको समझा दूंगा कि यहां पर टू कैसे आता। तो चलिए साथियों इसके बाद दूसरे सेंटेंस में हम समझते हैं, डू यू अब्यूज देम विदाउट एनी रीजन। अब आपको क्या मिल गया, यहां पर ऑब्जेक्ट आपको देम। अब यहां पर देखिए यहां पर आपको डू मिलेगा। अब चूंकि आपका ऑब्जेक्ट बहुवचन इसलिए यहां पर क्या करना चाहिए, हमको डू के स्थान पे हेल्पिंग वर्ब आर का प्रयोग करना चाहिए। हम यहां पर आर कर दिए, देम को चेंज करेंगे किसमें, दे में, आर दे। अब इसमें हमको क्या करना है, आर दे abused, आर दे abused, क्या उनको गाली दिया जाता है, विदाउट एनी रीजन। आपका जो अदर वर्ड्स है उन सबको लिख लेंगे। आप लोग स्ट्रक्चर से मिलाया करिए कि सर जी जो बता रहे हैं कि पहले हेल्पिंग वर्ब फिर सब्जेक्ट फिर उसके बाद नॉट आना चाहिए, क्योंकि सेंटेंस कहीं नॉट नहीं तो हमने इग्नोर कर दिया। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद अदर वर्ड जितना होता है सब लिख लेंगे। उसके बाद क्या करते हैं साथियों, उसके बाद बाय लगाते हैं और यहां पर सब्जेक्ट आपका यू है, जो ऑब्जेक्टिव केस में भी क्या होता है, यू ही रहता है और क्वेश्चन मार्क को हम उसके स्थान पर ही छोड़ देंगे। तो इस प्रकार से आपका साथियों सेकेंड वाला सेंटेंस भी कंप्लीट हो जाता है। डू यू अब्यूज देम, क्या तुम उन लोगों को गाली देते हो, विदाउट एनी रीजन, बिना किसी कारण के, क्या तुम उन्हें बिना किसी कारण के गाली देते हो। तो साथियों हो जाएगा आर दे अब्यूज्ड, क्या उन्हें गाली दिया जाता है, विदाउट एनी रीजन, बिना किसी कारण के, बाय यू तुम्हारे द्वारा, क्या उन लोगों को तुम्हारे द्वारा बिना किसी कारण गाली दिया जाता है। तो साथियों दोनों ही बातें एक जैसी ही होंगी। इसके बाद अगला सेंटेंस है, डज शी नॉट वाटर द प्लांट्स नाउडेज, क्या वो आजकल पौधों को पानी नहीं देती है। तो आइए साथियों यहां पर मेन वर्ब का आपका क्या है, द प्लांट्स। अब देखिए द प्लांट्स यहां पर यस बता रहा है कि ये प्लूरल है, तो यहां पर क्या करना चाहिए, यहां पर हमको आर का यूज करना चाहिए, आर द प्लांट्स, आर द प्लांट्स। अब यहां सब्जेक्ट बाद आपको क्या करना है, नॉट भी लगाना, क्योंकि दिए गए सेंटेंस में आपको नॉट दिया गया है। तो आर द प्लांट्स नॉट वाटर्ड, वर्ब की यहां पर क्या करेंगे, थर्ड फॉर्म करेंगे, आर द प्लांट्स नॉट वाटर, सॉरी यहां पर अब्यूजन होगा, आर दे अब्यूजन विदाउट एनी रीजन। तो यहां पर हो जाएगा आर द प्लांट्स नॉट वाटर्ड, अदर वर्ड क्या है, नाउअडेज। इसके बाद आपको लिख लेना है बाय, और सी का यहां पर क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव केस में हर हो जाएगा। इस प्रकार से साथियों हमारा हो जाएगा ये सेंटेंस भी कंप्लीट। यहां पर हिंदी समझ लेते, डज शी नॉट वाटर द प्लांट्स नाउअडेज, क्या वो आजकल पौधों को पानी नहीं देती है। आर द प्लांट्स नॉट वाटर्ड, क्या पौधों को पानी नहीं दिया जाता। नाउअडेज आजकल, बाय हर उसके द्वारा, क्या उसके द्वारा पौधों को आजकल पानी नहीं दिया जाता। तो साथियों दोनों ही सेंटेंस की मीनिंग सेम ही आनी है। इसके बाद यहां पर रहता आई डू नॉट लर्न माई लेसन्स एवरी डे, यहां पर कह रहा है कि मैं अपने पाठ को प्रतिदिन याद नहीं करता हूं, नेगेटिव सेंटेंस है। तो यहां पर हम जब पैसिव वॉइस बनाएंगे साथियों, तो पैसिव वॉइस बनाने के लिए क्या करेंगे, यहां पर ऑब्जेक्ट आपका जो होगा उस ऑब्जेक्ट को यहां पर देखिए, अगर ये कुछ और दिया होगा साथियों, अगर जो हमने सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में बताया है किसी चीज का नाम दिया होगा या उनके अलावा कुछ भी होगा ऑब्जेक्ट के रूप में, तो हम उसे वैसा ही वैसा लिख देंगे। तो माई लेसन्स यहां पर क्या हो गया, ये बहुवचन हो गया, इसके लिए हम क्या कर देंगे, आर लगा देंगे। माई लेसन्स आर, नॉट है तो यहां पर नॉट भी लगाया जाएगा। माई लेसन्स आर नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगा आपका लर्नड, माई लेसन्स आर नॉट लर्नड। आपका अदर वर्ड क्या है, एवरी डे, और इसी के साथ साथ बाय करके आई को चेंज कर देंगे हम
मी के रूप में। तो माई लेसन्स आर नॉट लर्न एवरी डे बाई मी, मेरे जो पाठ हैं वो मेरे द्वारा प्रतिदिन दोहराए नहीं जाते, प्रतिदिन याद नहीं किए जाते हैं। तो आई डू नॉट लर्न माई लेसन एवरी डे, मैं हर दिन अपना पाठ याद नहीं करता हूँ। इसको आप फटाफट अपनी कॉपी में नोट करेंगे। कोई ऐसी बात जो आपको नहीं समझ आई हो तो फटाफट आप उसको कॉमेंट कर दीजिए, आपको डाउट क्लास में उसको हम समझा देंगे। चलिए मैं यहाँ से हट जाता हूँ और आप फटाफट इसको नोट कर लेंगे। और नोट करने के पश्चात साथियों मैं आपको करने के लिए 2-3 एक्सरसाइज भी देता हूँ, उस सेंटेंस को आप अपने रफ में करेंगे, अभ्यास करेंगे, आप उससे सीखेंगे। तो चलिए यहाँ से मैं हट जाता हूँ, वीडियो को पॉज करिए और सारा कुछ अपने रफ में नोट कर लीजिए। तो चलिए साथियों, यहां पर मैंने आप लोगों को करने के लिए एक एक्सरसाइज भी दे दिया हुआ है। अब इस एक्सरसाइज में मैंने 3 सेंटेंस आपको दिया हुआ और 3 सेंटेंस को आप क्या करेंगे, वीडियो को पॉज करेंगे और फटाफट अपने रफ में नोट करेंगे और इनका पैसिव वॉइस बनाने का प्रयास करेंगे। साथियों आप पैसिव वॉइस बनाएंगे, चाहे गलत बने चाहे सही बने, आप बनाइए जरूर से उसको। आपके अभ्यास करने से साथियों आपकी जो शार्पनेस है, माइंड शार्पनेस, वो और ज्यादा बढ़ जाएगी साथियों। तो इसलिए आपका एक्सरसाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो पहला सेंटेंस है, डज राम नॉट हेल्प मी इन माई नीड, क्या राम मेरी जरूरत के समय मेरी मदद नहीं करता है। वाई डू दे प्लग फ्रूट्स फ्रॉम माई गार्डन, वे लोग मेरे बागीचे से फल क्यों तोड़ते हैं। वी डू नॉट टेल यू अबाउट राम, हम तुम्हें राम के बारे में नहीं बताते हैं। ये 3 सेंटेंस है साथियों, फटाफट आप इसे अपने रफ में नोट करेंगे। आप वीडियो को पॉज करिए और तुरंत उसे अपने रफ में करके रख लीजिए। अब इसके बाद मैं क्या करूंगा, आपको तुरंत चल रहा हूं इसको समझाने के लिए। तो जब तक आप अपने रफ में इसको करते हैं तब तक मैं आगे आपको समझा देता हूं। तुरंत समझने का प्रयास मत करिए साथियों, पहले क्वेश्चन को नोट करिए। क्वेश्चन को नोट करने के पश्चात अपने रफ में उसका पैसेज बनाइए भी, और बनाने के पश्चात जब आप बना लीजिए तब आप आगे वीडियो देखिए और उसके पश्चात आप देखिए कि आपने कितना सही किया कितना गलत किया। तो चलिए यहां पर मैं आपको सॉल्व करके बता देता हूं, तो लेकिन उससे पहले वीडियो को पॉज कर लीजिए और समझ लीजिए। तो चलिए यहां पर देखते हैं इस सेंटेंस में साथियों जो मेन आपका है वो मेन वर्ब है आपका हेल्प, और उसी बगल में क्या है, ऑब्जेक्ट आपका मी हो जाता है। तो यहां पर इस सेंटेंस का जो पैसिव वॉइस बनेगा साथियों, मी को जब लाएंगे यहां पर, तो लेकिन यहां पर क्या आपका हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, तो मी यहां पर आएगा, आई बनेगा, और आई के लिए आप यहां पर क्या लगाएंगे, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है तो पैसिव वॉइस भी क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब से ही शुरू होगा। तो यहां पर हमने क्या कर दिया, एम कर दिया। एम के बाद आपने आई लगाना होता है, उसके पश्चात अगर सेंटेंस में नॉट दिया होगा तो सब्जेक्ट के बाद नॉट भी लगाएंगे। एम आई नॉट वर्ब की थर्ड फॉर्म, हेल्प्ड, और उसके बाद अदर वर्ड जितने भी होंगे, इन माई नीड, है ना। एम आई नॉट हेल्प्ड, क्या मेरी मदद नहीं की जाती है, इन माई नीड, मेरी जरूरत के समय में, किसके द्वारा, बाई राम। यहां पर नाम हो जाएगा तो नाम को क्या करेंगे, नाम का सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव केस एक जैसा ही होता है। डज राम नॉट हेल्प, क्या राम मेरी मदद नहीं करता है, इन माई नीड, मेरी जरूरत के समय में, तो कहते हैं एम आई नॉट हेल्प इन माई नीड, कहते क्या मेरी जरूरत के समय में मदद नहीं की जाती है बाई राम, राम के द्वारा। तो इस प्रकार से आपका सेंटेंस हो जाता है कंप्लीट साथियों। इसके बाद है वाई डू दे प्लग फ्रूट्स, अभी मेन वर्ब आपका प्लग हो गया, उसके बगल में क्या है, फ्रूट्स आपका ऑब्जेक्ट हो गया। अब यहां पर देखिए क्वेश्चन वर्ड भी आपको दिया गया है, कोई बात नहीं, क्वेश्चन वर्ड को वैसा का वैसा ही छोड़ देंगे। हेल्पिंग वर्ब दिया गया, अब हेल्पिंग वर्ब डिपेंड करता है आपका ऑब्जेक्ट ऐसा है, ये एक वचन बहुवचन, ये बहुवचन है, तो यहां पर आर लगा देंगे, वाई आर फ्रूट्स। इसके पश्चात नॉट देखना, तो नॉट तो है ही नहीं, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म देखेंगे। प्लग का थर्ड फॉर्म क्या होता है, प्लग्ड होता है। तो वाई आर फ्रूट्स प्लग्ड, कहां से, फ्रॉम माई गार्डन, जो अदर वर्ड्स आपके हो जाएंगे वो आप लिख लेना यहां पर, फ्रॉम माई गार्डन। इसके पश्चात आपको लगाना है बाई, और बाई के पश्चात देगा आपका ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, देगा हो जाएगा देम, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इस प्रकार से आपका सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद लास्ट वाला है कि वी डू नॉट टेल यू अबाउट राम, तो यहां पर मेन वर्ब है टेल, उसके बगल में आपका यू, तो यहां पर यू आपका सब्जेक्ट भी हो जाएगा और ऑब्जेक्ट दोनों ही हो जाएगा। तो वी यू, और यू के बाद क्या है, यू आपका बहुवचन है, तो उसको आपको क्या करना है, आर लगा देना है, क्योंकि ये देखो नेगेटिव सेंटेंस आती है तो नेगेटिव स्ट्रक्चर यूज करेंगे। यहां पर ऑब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग, फिर नॉट लगा दिया, इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म कर देंगे। वी यू आर नॉट टोल्ड, किसके बारे में, अबाउट राम, अदर वर्ड जो आपका हो जाएगा अबाउट राम हो जाएगा। इसके बाद बाई लगाएंगे और वी का क्या कर देंगे, अस कर देंगे। तो इस प्रकार से साथियों इसको आप लोग समझ लेंगे, इसको अपने रफ में नोट करेंगे, अच्छे प्रकार से समझ लेंगे। और साथियों यहां पर मेरा कार्य होता है समाप्त, मेरा कार्य होता है समाप्त साथियों। अब आपका कार्य होता है शुरू। अभी आपको क्या करना है, आप हर वीडियो में जान रहे हैं मैं यही बोलने वाला हूं कि आपको इस वीडियो को शेयर करना है,
पढ़ने वाले बच्चों तक शेयर करना है, पढ़ने वाले लोगों तक शेयर करना है, जो मॉडर्न चीज़ों को सीखना चाहते हैं, जो नई नई चीज़ों को सीखना चाहते हैं, जो केवल क्रिश इंग्लिश चैनल पे ही आपको मिलेगा, क्रिश इंग्लिश क्लासेस चैनल पे ही मिलेगा। तो साथियों तुरंत आपको क्या करना है, वीडियो को शेयर करना है अधिक से अधिक लोगों के पास, और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है, वीडियो को लाइक कर देना है। साथियों वीडियो को लाइक करने से, चैनल को सब्सक्राइब करने से आपका कोई पैसा नहीं जाएगा। साथियों आपके लिए इतनी मेहनत मैं कर रहा हूँ, इस कड़ी धूप के बीच में मैं यहाँ छाँव में हूँ, लेकिन फिर भी गर्मी बहुत हो रही है, पसीना मैं बार बार पोंछ रहा हूँ। तो साथियों ये जो मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, तो उसके लिए एक लाइक तो बनता ही है साथियों। तो आप लोग मेरी वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देंगे, और ऐसे ज्ञान को आप पढ़ते रहेंगे। तो चलिए ज्ञान बांटते रहिए, क्योंकि ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। जय हिंद, जय भारत।